अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे चैनल कशफ वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन। ज़्यादा दिन गैर हाज़िर होने का ये है वजह है कि मैं कुछ बीमार हो गई थी, कुछ घरेलू मसले हो गए थे, इस वजह से थोड़ा बिज़ी हो गई थी मैं। तो नाज़रीन, आप लोगों की इजाज़त आई, दोबारा मैंने आने की अपनी दोबारा कोशिश करी। आप लोगों का ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कहानी की तरफ। पहले भी गोशगुजार कर चुकी हूँ कि अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीब-व-गरीब मामलात होते हैं और मिलते रहते हैं। सुनने में भी कुछ वाक़यात आते हैं जो अमलियात की वजह से होते हैं। कुछ अरसे पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की फ़ोन कॉल आई कि मेरे बेटे, जिसकी मंगनी कुछ दिन पहले मेरे बेटे की मंगनी हुई थी, साथ वाले शहर में उनके ससुराल में कोई मसला हुआ और उन्होंने मुझे अपने ससुराल में आने के लिए कहा। तो मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, तो मैंने जाने की हामी भर ली। अगले दिन वाली सुबह वक्त मुकर्रर पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था। अल्लाह का नाम लेकर हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे कि मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन है, काफ़ी सालों से इसे आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कि इस आसेब वाली बात आप कैसे जानते हैं। तो वो बोले, ना तो वो खाना खाती है, ना किसी को मिलती है, अलग अपने कमरे में ख़ुद को बंद रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मरीज़ आसेब का शिकार हों। और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझकर घर वालों को तंग करते रहते हैं। ऐसे मरीज़ों के ड्रामे और इनके घर वालों की मजबूरी से जाली आमिल और पीर बहुत फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इसी तरह के मरीज़ हमेशा मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं और मैं इसके लिए घर वालों को लाजमी ये बताता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज़ को ऐसा कुछ नहीं। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुँच गए। थोड़ी देर तक हम एक बड़ी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला गया। पोर्च में हम उतरे तो हमारा इस्तकबाल एक बारिश सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने किया। ड्राइंग रूम में पहुँचे तो 2-3 घर वाले वहाँ पे मौजूद थे और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता लेकर इससे फ़ारिग होकर वही बुज़ुर्ग बोले कि आपको तकलीफ़ इसलिए दी है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली दूसरी पोजीशन लेती आई है। इसकी ज़हानत और शौक़ की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवाया था। वो बहुत खुश थी और दिल लगा के पढ़ रही थी। मेडिकल के तीसरे साल इसी चंद दिन की छुट्टियां थीं। वो बहुत खुश वापस आई थी, मगर चंद दिन गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्चे का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा कि तुम इससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा मगर इसका एक ही जवाब कि कुछ नहीं। बच्ची ने ख़ुद को कमरे में महसूर कर लिया। खाने का कहा जाता तो खा लेती, कहीं ना तो जाती और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देती। रात को अगर इसके कमरे में कोई जाता तो उसको जागते पाता। छुट्टी के आखिरी दिन इसने पढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देखते हुए हमने भी ज़बरदस्ती नहीं की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया। इसने नफ्सियाती मुआलिज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मुआलिज ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया, मेरा दिल नहीं लगता। डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है ये कहकर नींद की दवाई तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता वो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोट्स की कि जिसकी वजह से हमें लगा कि शायद कोई आसेबी मसला है। जब भी इसके कमरे में कोई जाता, इसको कपड़ों की अलमारी में लकड़ी है इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफ़ात के बाद जो इनके खलीफा हैं, इनको बुलाया गया। उन्होंने ये कहकर इस पे जादू है कुछ तावीज़ दिए और चले गए। इसने बिल्कुल कमरे में ख़ुद को बंद कर दिया है और जब भी इसके कमरे में जाए इसे घंटों अपने मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इसके चुप होने के बाद
इसकी बीवी बोली, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो आपका ये हम पर एहसान होगा जो हम कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज़ पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का मुकम्मल हिसाब करके देखा तो ना कोई नफ्सियाती बीमारी निकली और ना ही जादू टोना, अगर निकला तो आसिफ का असर। मैंने इनसे कहा, क्या मुझे मरीज़ा के पास कमरे में ले चलेंगी आप? बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे में पहुँचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरी नज़र बेड पर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी लड़की पर पड़ी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुंह ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बेड के हिस्से रखे हुए सोफ़े पर बैठने के बाद मैंने कहा, बेटा कैसी हो आप? वो बोली, कहने लगी, मैं ठीक हूँ। इसके मुख्तसर से जवाब सुनकर मैंने कहा, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि मैं ये जान सकूँ, आप बता सकोगी आपको क्या मर्ज़ लगा है? 2 साल से आपने ख़ुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है, सब आपकी वजह से परेशान है और मुझे तो लगता है आप ख़ुद परेशान हो और उदास हो। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते मैं क्यों परेशान हूँ और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने कहा, अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूँ तो क्या आप मुझे अपना सारा हाल बता देंगी? तो इसने कहा, जी बता दूंगी। लड़की के वालिद और दादा दोनों खामोश बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, ना तो आपको कोई नफ्सियाती मसला है और ना ही तावीज़। मसला यह है कि आपने किसी एक ऐसी मखलूक को देख लिया है जो भलाई नहीं पाई जा रही। वो मखलूक आपसे भुलाई नहीं जा रही है। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई और रोने लगी और मैंने कहा, मैं इस वक्त ही कुछ कर सकता हूँ जब तुम मुझे सारी बात बताओगी। लड़की ने कहा कि मैं जब छुट्टियों में वापस आई तो घर वालों ने मिलजुल कर अपने कमरे में कुछ सामान रखने लगी तो कमरे में अचानक मुझे बहुत प्यारी सी मसूरकुन खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई कि ये शायद खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर हाल कमरे में से घर के किसी फ़र्द ने कोई परफ्यूम लगाया है और शायद इसी की खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू का आने का एहसास ख़त्म हो गया। मैंने शावर लिया और कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ ही देर गुजरी होगी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई मुझे देख रहा है। मैंने आंखें खोल कर देखा, कोई नहीं था। मैं सो गई। शाम को अम्मी ने उठाया। मैं फ़्रेश होकर बाहर निकली। मैंने भाई से पूछा, कौन सा परफ्यूम लगाया था आपने? इसने कहा, आज तो कोई नहीं लगाया। बहन से पूछा, दादा अब्बू से पूछा, शायद उन्होंने कोई इत्र लगाया हो, मगर सबने इनकार कर दिया। रात का खाना वगैरह खाकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में रखने लगी कि अचानक दोबारा वही खुशबू मेरे कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी मशहूर खुशबू मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर संभालूं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आने बंद हो गई और मैं उठी और मैंने कपड़े अलमारी में दोबारा रखना शुरू कर दिए। कपड़े रखकर मैं वापस मुड़ी तो मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इस पर एक तयशुदा कागज़ पड़ा था। मैंने वो कागज़ खोला तो इस पे अस्सलाम वालेकुम लिखा था। मैं हैरान थी कि ये कहाँ से आया है। मैंने इसे कमरे में पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ देर मसरूफ़ रहने के बाद मैं सो गई। रात के किसी पहर मेरी आँख खुल गई। मैंने करवट बदली और करवट बदलते ही मेरा हाथ एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ा। मैंने उठकर लाइट जलाई, कागज़ खोला। इस पे लिखा था, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, और इससे बेदर्दी से डस्टबिन में डाल दिया। मैं ये पढ़कर हैरान परेशान थी कि मुझे याद था कि इन सब के दौरान मेरे कमरे में कोई नहीं था। अचानक मेरे नाक से वही महसूस हुआ जो खुशबू पहले महसूस कर चुकी थी मैं। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब था। अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव के पास पड़े एक और कागज़ पर पड़ी। मैंने वो उठाया। इस पे लिखा था, ये सब आपके लिए है, परेशान मत होइए, मगर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे आप अच्छी लगती हो। मेरी हैरानी अब तजस्सुस में तब्दील हो रही थी। मेरी जगह और कोई होता तो शायद कमरे से डर कर कोई भाग चुका होता, मगर वो
खुशबू ऐसी मेरे दिलो दिमाग में बस चुकी थी कि मुझे इसका कोई खौफ नहीं था। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरा इतना कहना था कि एक कागज़ मेरी झोली में आकर गिरा। इस पे लिखा था, आपका खादिम। मैंने कहा, मेरे सामने आओ। एक और कागज़ मेरी झोली में आकर गिरा जिस पे लिखा था कि मैं नहीं आ सकता। मुख्तसर ये कि मेरी और इसकी बकिया सारी रात इसी तरह बातें होती रहीं। इसका कहना था कि वो एक जिन है और इसे मेरी आंखें और बाल बहुत प्यारे लगते हैं। जब सुबह हुई तो वो ये कहकर चला गया कि जल्दी वापस आता हूँ। वो तो चला गया, साथ ही खुशबू भी, और मुझे यूँ लगा जैसे मैं अकेली रह गई हूँ। फिर वो 2 दिन तक नहीं आया। मैं इन 2 दिनों में बहुत बेचैन रही। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जब वो 2 दिन बाद मेरे कमरे में खुशबू फैली तो मुझे यूँ लगा जैसे मुझे कुल कायनात की खुशियाँ मिल गई हो। मैं जब भी बोलती, जो सवाल करती, इसका वो जवाब कागज़ पर लिख कर देता। मेरी एक ही तकरार होती कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, और इनका एक ही जवाब कि ऐसा मुमकिन नहीं। मैं इस दौरान कमरे तक महदूद होकर रह गई थी। जब वो मौजूद होते मैं कमरे को बंद कर देती। जब वो चले जाते मैं इनकी बातों और याद में खोई रहती। जब इनका कोई कागज़ मुझे मिलता, इससे पहले वाला कागज़ गायब हो जाता। एक दिन मुझे कागज़ पे लिखा मिला कि मैं तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे कमरे में महदूद हो जाने की वजह से परेशान कर रहा हूँ, और वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रहे हैं। वो तुम्हारा जो इलाज कराएं खामोशी से करवा लेना। मैंने हामी भर ली। एक दिन मैंने इनसे कहा कि मैं आपको अपनी कसम देती हूँ, आप मेरे सामने आ जाइए। मुझे जवाब मिला कि अगर मैंने ऐसा किया तो 2 मुश्किलें सामने आ जाएंगी आपके। मेरे ख़ानदान वालों को पता चल जाएगा कि मैं आपके सामने ज़ाहिर हुआ हूँ। मेरे लिए पाबंदियाँ बढ़ जाएंगी, और दूसरी मुश्किल ये, आप मुझे कभी भूल नहीं सकती, मगर मुझे देख लिया तो कभी नहीं भूल पाएंगी। ये जवाब सुनना था, और मगर मैं समझ ना सकी। मैंने अपनी बात पे ही अड़ी रही कि नहीं, मुझे आपसे मिलना है। हार मानते हुए उन्होंने कहा कि आंखें बंद करो। मैंने खुशी से आंखें बंद कर ली। मेरे कानों में एक इंतहाई दबदबे वाली भरी भरी सी आवाज़ आई कि आंखें खोलें। मैंने धड़कते दिल से आंखें खोली। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा कैद हो जाए। इतनी खूबसूरत शक्ल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। मैं बयान नहीं कर सकती। मैं इस बात से कासिर हूँ कि इस लम्हे कुछ अजीब सा हुआ। मेरे कमरे में धुआं सा भरना शुरू हो गया। मैंने इनके चेहरे पर बेहद परेशानी देखी और अचानक वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं परेशानी और अफसरदगी से इधर उधर देखने लगी, मगर वो जा चुके थे। धुआं भी अचानक से गायब हो गया। इस वाक़ये के कई दिन बाद तक मेरा राब्ता ना हुआ। मेरी मानो जैसी दुनिया लूट गई हो। मैंने ख़ुद को कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया। मैं अपनी नादानी पे सारा दिन रोती रहती हूँ। मैं घर वालों को कॉलेज जाने से मना कर दिया। कई हफ्ते गुजर गए। एक रात मैं बैठी रो रही थी कि अचानक इनकी आमद की खुशबू का एहसास हुआ। मैं चौंक कर खुशी से इधर उधर देखने लगी। मुझे खुशबू आ रही थी। मैं इनका नाम पुकारने लगी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई मिनट गुजर गए। अब मेरी खुशी बेचैनी और परेशानी में बदल चुकी थी। मैं काफ़ी देर इनका नाम लेकर पुकारती रही, मगर जवाब नहीं मिला। अब अचानक खुशबू का एहसास कम होना शुरू हो गया। खुशबू आ तो रही थी, मगर बहुत कम। अचानक मेरी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। मैंने जल्दी से इसे उठाकर खोला। इस पर लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपके सामने आने से मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। मेरी कौम को इसी वक्त मेरी इस हरकत का पता चल गया था। अब फैसला यह हुआ है कि अब कभी अगर मैंने आपसे रब्ता रखा तो मेरे साथ आपको भी सज़ा मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहता। आखिरी सांस तक आपको याद रखूँगा, मगर आप मुझे भूल जाना। मेरी खुशबू मेरे इस आखिरी पैगाम से हमेशा आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़। इस रुक़ये को पढ़कर मेरी दुनिया वीरान हो गई। मेरे घर वाले मुझे जब किसी का इलाज कहने को कहते, मैं चुप करवा लेती।
बहुत लोग आए, सबने अपनी अपनी बातें की। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने सच बताया, ये कहकर वो लड़की खामोश हो गई। इसके वालिद, दादा और मैं सब खामोशी से सुन रहे थे। इसके चुप होने पर लड़की के वालिद ने आगे बढ़कर इसको सीने से लगा लिया। मैंने इस लड़की से वो ख़त लाने को कहा। लड़की उठी और अलमारी से एक कपड़ा लिपेटा हुआ ले आई। कपड़ा खोलकर इसमें से एक कागज़ निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरा कमरा अजीब सी भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। क्या खुशबू थी, जैसे सुंदर, अंबर, ऊद, कस्तूरी को किसी ने एक साथ रख दिया हो। खुशबू ने दिमाग तक मुअत्तर करके रख दिया। इतना अरसा गुजरने के बाद भी खुशबू कागज़ से हटी न थी। खुशबू की सहरंगेज़ी में मैंने वो कागज़ खोलकर पढ़ा, जिस पर हूबहू वैसी ही तहरीर था जैसा लड़की ने बताया था। मैंने ख़त पढ़कर कागज़ वापस लड़की को दे दिया और कहा कि इस मसले का एक ही हल है कि वाक़या आपको बस इतना ही याद रह जाए जैसे बचपन की एक हसीन याद, और आप वैसी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। मुख्तसर ये कि कुछ दिन इस बच्ची का रूहानी इलाज किया गया। अल्लाह पाक का करम हुआ, बच्ची की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती गई। इस वाक़े के कुछ हफ्ते बाद बच्ची की मुझे कॉल आई। इसने कहा कि मैं आज अपने अब्बू के साथ नहर पर जाकर वो ख़त बहा दिया है। मुझे ये सुनकर बेहद खुशी हुई। अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और वो अपने खावंद के साथ बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है। एक बात बताता जाऊँ, आज तक मैं वो खुशबू नहीं भूल सका, ना भूल पाऊँगा। शुक्रिया नाज़रीन, आप लोगों का कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे ताउन करें, आप लोगों की वजह से मेरे इतने सब्सक्राइब हुए, मज़ीद और आगे मेरे सब्सक्राइब बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।